हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के बारे में, जिसमें पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको किसी एक पार्टिकुलर एक्ट के बारे में नहीं बताया गया कि भाई आपका हर एक चैप्टर में क्या बताया जाएगा। भाई कंपनी लॉ है तो कंपनी के हर एक चैप्टर में एक्ट के बारे में बात होगी डिटेल से। अब इस चैप्टर में ये देखो, जैसे कि लिखा हुआ है प्रीलिमिनरी का मतलब है भाई कुछ ऐसे अकाउंटिंग वो सॉरी मतलब लॉ से रिलेटेड वर्ड है जो जिसे हमें जानना जरूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे और जानेंगे। सेक्शन 1 came into force 13th August 2013. 98 sections came into force on 12th September 2013. 143 sections were in force from 1st April 2014 and so on. कितने सेक्शन आए थे? अपना जो सेक्शन 1 में केम इनटू फोर्स 30 अगस्त 2013 में, भाई हमारे कंपनी एक्ट के अंदर 470 सेक्शंस हैं, जिसमें आपका 30 अगस्त 2013 को कितने सेक्शंस आए थे, कम्स इनटू फोर्स हुए थे? भाई 98 सेक्शन कम्स इनटू फोर्स 12 सितंबर 2013. 143 सेक्शंस वर इन फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 एंड सो ऑन। ऐसे करके आपके थोड़े थोड़े सेक्शंस आए और इनफोर्स होते गए। अब आपके टोटल सेक्शन हो गए हैं 470 सेक्शन है। उसके बाद द कंपनी एक्ट 2013 इज रूल्स बेस्ड लेजिस्लेशन विद 470 सेक्शन। ये देखो बता दिया, 7 शेड्यूल है भाई, 470 सेक्शन है और 7 शेड्यूल है और क्या है 29 चैप्टर है। कंपनी एक्ट के अंदर, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर 470 सेक्शन है, 7 क्या है शेड्यूल है और आपके 29 चैप्टर है। 29 चैप्टर है भाई, 7 शेड्यूल है और 470 क्या है सेक्शंस है। ओके, ये each chapter has at least one set of rule. The Companies Act 2013 aims to improve corporate governance, simplify regulations and क्या है strength the interest of investor. Thus this enactment makes our corporate regulations more contemporary. ओके, तो ये हमारी कंपनी एक्ट आपका इंश्योरेंस कंपनी एक्ट पे एप्लीकेबल होगा, बैंकिंग कंपनी एक्ट पे एप्लीकेबल होगा, एनी कंपनी एंगेज इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इस पे भी एप्लीकेबल होगा। और कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दिस बिहाफ सब्जेक्ट टू। मतलब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को नोटिफाई करती है तो उस पर भी कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो। वेरी सिंपल भाई, अगर आपकी कंपनी एक्ट है तो कंपनी अगर कंपनी एक्ट 2013 में एप्लीकेबल इनकॉर्पोरेटेड है तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा। कंपनी एक्ट 1956 या भी एनी कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो उस पर भी कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। इंश्योरेंस कंपनी है एक्सेप्ट भाई अगर कोई कंपनी है इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल, उस पे आपकी कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सब पे अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उस पे एप्लीकेबल होगा। इसी तरह बैंकिंग कंपनी पे भी आपका कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट यदि कोई भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग है तो उस पे नहीं एप्लीकेबल होगा। अब आगे बात करेंगे ऐसे ही। अब हम डिफिनीशन की बात करेंगे सेक्शन 2 के अंदर। वे सेक्शन 2 के अंदर क्या बात हो रही है? कंपनी एक्ट 2013 इज अ डिफिनीशन सेक्शन। इट प्रोवाइड्स वेरियस टर्मिनोलॉजी यूज इन द एक्ट। definitional section are the clause are known as internal aid to construction and can be of immense help in interpreting or construing the enactment or any of its part. It means कहने का सेक्शन 2 आपका डिफिनीशन को बताता है, किसी भी सेक्शन से रिलेटेड है तो उसकी डिफिनीशन आपको सेक्शन 2 के अंदर बताया। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे
एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी। देखो बिल्कुल ये क्या है, इससे एक प्रकार का रिलेशन है दूसरे कंपनी से। मीन द कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी नहीं, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी बनने के लिए 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा क्या होनी चाहिए, वोटिंग पावर होनी चाहिए। अब इसके केस में क्या है, 50% से ज्यादा तो नहीं है भाई, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो इसके पास कितना है, एट लीस्ट 20% वोटिंग पावर है। कंपनी कह रहे हैं कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स ऑफ द ज्वाइंट वेंचर कंपनी। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, देखो ये देखो भाई, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ही होता है कि मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 25%। क्या है, 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। वही बात अभी जो हमने एग्जांपल में लिया था, भाई तुम क्या कर सकते हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या है, टोटल वोटिंग पावर कितनी है, 25% है। 25% है तो बिल्कुल भाई 1 बाई क्या है, तो 25%, 25% 1/4 पावर है, ठीक है ना। 1/4 वोटिंग, पूरी इंटायर कंपनी के अंदर जितना भी डिसीजन लेने के लिए वोट चाहिए, उसमें 1/4 आपके पास है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। फिर पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, फॉर बी पॉइंट में द एक्सप्रेशन ज्वाइंट वेंचर मीन्स अ ज्वाइंट एग्रीमेंट वेयर बाय द parties that have joint control of the agreement have right to the net assets of the agreement. Okay, हाँ, तो abridged prospectus means a memorandum containing such silent feature of a prospectus। देखो भाई हमें क्या करना है, अगर मार्केट में अपना क्या लॉन्च करना है भाई, प्रोस्पेक्टस लॉन्च करना है। देखो ये प्रोस्पेक्टस, आपको प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट एक आपका चैप्टर आएगा आगे, उसमें डिटेल्स में बताया जाएगा भाई कितने प्रकार के प्रोस्पेक्टस होते हैं। भाई प्राइवेट प्रोस्पेक्टस होता है, पब्लिक प्रोस्पेक्टस होता है, कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रोविजन उसके अंदर प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड कवर कराए जाएंगे। बस यहाँ पे ऑब्रीज प्रोस्पेक्टस के बारे में बस इतना जान लो कि ये एक प्रकार से मेमोरेंडम होता है, जिसके अंदर कंटेन किए जाते हैं सारे के सारे साइलेंट फीचर ऑफ प्रोस्पेक्टस के, सारे साइलेंट फीचर क्या किए जाते हैं, कंटेन किए जाते हैं। एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ मेकिंग रेगुलेशन इन दिस बिहाफ। सारे ये एक प्रकार का मेमोरेंडम होता है, जिसके अंदर सारे के सारे कंटेन किए जाते हैं साइलेंट फीचर ऑफ द प्रोस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मेकिंग रेगुलेशन इन दिस बिहाफ। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मीन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द अकाउंटिंग आर एनी ऑफ एडेंडम देयरटू फॉर द कंपनीज एंड क्लास ऑफ द कंपनीज रिफर्ड टू इन सेक्शन 133। कहने का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब भाई किसी भी प्रकार का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए भाई, अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए हमारी कि ग्लोबली क्या होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए। तो हमारा क्या आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लॉन्च किया गया, जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज हर एक एंटिटी करती है। भाई अगर जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्री की बात कर दिया जाए, तो अगर इन्वेंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, तो AS2 डील करता है, AS2 कहता है कॉस्ट आर NRV विच एवर इज लोअर, AS2 बताता है भाई। अब ये क्या करेगा भाई, और भी बहुत सारे, कोई इस कॉस्ट पे दिखाता था, कोई NRV में दिखाता था, तो बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, बोला कि भाई इससे क्या होगा कि लोगों के कंपनी के प्रति या फिर कैसा भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो इसलिए यूनिवर्स हो, सारी कंपनियां आपस में यूनिवर्सली हो। भाई क्या हो, यूनिवर्स हो, इट मीन कहने का सारा सबका डाटा सेम होना चाहिए। इट मीन्स कि यही फॉर्मेट एक दूसरी कंपनी भी फॉलो करेगी, तो किसी भी प्रकार का मिसमैच नहीं आएगा कंपेयर कराने में। वे सेक्शन 133 ऑफ द एक्ट डील्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। As per the section, the central government may prescribe the standards of accounting or any addendum thereto as recommended by the Institute of Chartered Accountants of India
constituted under Section 3 of the Chartered Accountants Act 1949 in consultation with and after examination of recommendation made by the National Financial Reporting Authority। क्या है भाई, देखो क्या कह रहा है कि जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, प्रिस्क्राइब करती है। द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग आर एनी अडेंडम देयर टू as recommended by the Institute of Chartered Accountant of India, constituted under Section 3 of the Chartered Accountant Act 1949 in consultation with and after examination। भाई consultation and examination भाई आप प्रिस्क्राइब सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकमेंडेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका as per section 3 of the Chartered Accountant Act 1949 consultation with the after examination of the recommendation made by the National Financial Reporting Authority NFRA से आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सिंपल बात है, NFRA से क्या करना पड़ेगा भाई, NFRA आपका क्या करेगा, कंसल्टेशन, NFRA से कंसल्टेशन लो, उसके बाद आपको क्या करना होगा भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लीकेबल करना होगा। सेक्शन 133 is to be read with rule 7 of the company's accounts rule 2014 accordingly। The standards of accounting as specified under the Companies Act 1956। देखो standards of accounting as specified under the Companies Act 1956 shall be deemed to be accounting standard until accounting standard are specified by central government under section 133। यही बात तो ऊपर भी बताई गई थी। ओके, till the National Financial Reporting Authority is constituted under Section 132 of the Act, the central government may prescribe the standards of accounting or any addendum thereto as recommended by the Institute of Chartered Accountants of India in consultation with and after examination of the recommendation made by the National Financial। अब हम बात करेंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, सिंपल भाई, जब हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे किसी कंपनी का, तो ऑडिट करते समय हमें ऑडिट एएस फॉलो करने पड़ते हैं। अब ये एएस वगैरह कौन प्रोवाइड करता है भाई, अगर एएस की बात करेंगे तो हमारा क्या है, auditing standards mean the standards of auditing or any addendum thereto for the company or class of the company refer to subsection 10 of section 143। 143 क्या कहता है, कंपनी एक्ट 2013 डील विद द पावर एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो पावर एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर्स and auditing standards। Subsection 10 to subsection 143 provide that the central government may prescribe। देखो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे ही हमारा क्या है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, प्रिस्क्राइब करती है। द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आर any of the addendum thereto recommended by the Institute of Chartered Accountant। और रिकमेंड कौन करता है, Institute of Chartered Accountant of India, constituted under section 3 of the Chartered Accountants Act 1949। देखो भाई जो अभी जो रिकमेंड कौन करता है, आईसीएआई रिकमेंड करता है एज पर सेक्शन 3 एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग। और कंसल्टेशन एंड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेशन, भाई आफ्टर रिकमेंडेशन एंड एग्जामिनेशन के बाद कंसल्टेशन किससे लिया जाता है, एनएफआरए से लिया जाता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। प्रोवाइडेड दैट अंटिल एनी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर नोटिफाइड एनी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग स्पेसिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। कह रहा प्रोवाइडेड दैट दे रखा है। प्रोवाइडेड दैट का मतलब है कि भाई जो ऊपर बताया गया है उसमें से कुछ प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार का एक्सेप्शन है। अंटिल एनी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर नोटिफाइड, जब तक कोई अकाउंटिंग वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड नहीं हो जाता,
any standard or standard of auditing specified by the Institute of Chartered Accountant or Institute of Chartered Accountant of India shall be deemed to be auditing standard. 8 पॉइंट में दिया है अथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। भाई अथोराइज्ड कैपिटल वेरी सिंपल। अथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, जैसे कि हमारी कोई कंपनी है, हमारी कंपनी है, अब हमारी कंपनी के पास मान लो हमारी कंपनी का टोटल नेट असेट वगैरह सब कुछ मिला करके 100 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, ओके। तो ये 100 करोड़ क्या है, अथोराइज्ड कैपिटल है। नॉमिनल कैपिटल है, मीन सच कैपिटल एज इज अथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। बिल्कुल देखो वही बात है कि हम क्या करेंगे, जितनी भी कंपनी की वैल्यू होगी हम उसे एमओए के अंदर शो करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। और क्या करेंगे भाई, हम अपना मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल हमारे कंपनी के अंदर है, ये सारा हमारा क्या होता है, अथोराइज कैपिटल नॉमिनल कैपिटल होता है। फिर अब अथोराइज नॉमिनल कैपिटल में अभी बाद में आएगा, क्या आएगा, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनपेड कैपिटल, ये सारी चीजें हैं टर्म्स जो कि आपको आगे अगर मिलता है तो बताएंगे। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है भाई, देखो से कंपनी क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई एक कंपनी है, कंपनी क्रिएट की गई, इनकॉर्पोरेट की गई है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन हायर करते हैं, हमारे जो कंपनी के शेयर होल्डर क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हायर करते हैं, जो हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट को संभालते हैं। अब बिजनेस का मैनेजमेंट भाई जितने भी कंप्लायंसेस वगैरह होती हैं वो सारा सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। अगर किसी भी प्रकार के कंप्लायंस में भाई प्रॉब्लम्स आती है, इट मींस कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंप्लायंस, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। इन रिलेशन टू कंपनी मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बिल्कुल। फिर बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है समझो। अब हमारा बॉडी कॉर्पोरेट आ गया, बॉडी कॉर्पोरेट of a corporation includes company incorporated outside India but does not include, देखो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी, कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया but does not include cooperative society registered under any law relating to cooperative society। भाई आप क्या है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि किसी भी बॉडी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है, तो ये आपकी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर नहीं आता। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या आता है, अभी हमने बताया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड बुक्स ऑफ अकाउंट, सिंपल भी। अभी अदर कंपनी के केस में रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, सेल्स एंड परचेज, असेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे वो सारा हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आएगा। इन केस ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 148, आइटम कॉस्ट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 148 सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, ओके। डायरेक्टर, डायरेक्टर के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं। भाई डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा, बिजनेस को, कंपनी के मैनेजमेंट को मेंटेन करने, मैनेज करने के लिए। फिर डिविडेंड, डिविडेंड इंक्लूड एनी इंटरिम डिविडेंड। भाई डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड दो प्रकार का होता है भाई, फाइनल डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड होता है। फाइनल डिविडेंड आपका फाइनेंशियल ईयर इन होने पे आपको मिलता है, इंटरिम डिविडेंड साल में कभी भी दे सकती कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वो इंटरिम डिविडेंड होता है, ओके। अब ये दो प्रकार के होते हैं, हमने ऐसे ऐसे बोल तो दिया भाई। डिविडेंड क्या होता है, देखो सिंपल कि ये शेयर पे मिलते हैं। अगर मान लो आपके पास शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो इस पे कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर्स अपने शेयर होल्डर को डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देती है एज ए डिविडेंड, खुश होकर जब प्रॉफिट होता है। या फिर आप कहें तो अपनी भाई क्या गुडविल बनाने के लिए या फिर कंपनी की रिपुटेशन बनाने के लिए लोग क्या देते हैं, डिविडेंड पे करते हैं। डॉक्यूमेंट इंक्लूड द समन्स नोटिस। भाई सिंपल डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है भाई, आपका किसी भी प्रकार का भाई नोटिस हो सकती है, रिक्वेजिशन, ऑर्डर, डिक्लेरेशन फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड under issued sent are kept in pursuance of this act or under any other law for the time being in force or otherwise maintained on a proper or in electronic form
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट तो सिंपल है भाई, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को, जैसे हमें नोटिस रिसीव हुई एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है, समन आया डॉक्यूमेंट्स है, और किसी भी प्रकार का ऑर्डर आया, डिक्लेरेशन आया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? मीन्स द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी। देखो हमारा इस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, इसमें क्या होता है? मीन्स द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। सिंपल, आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप शेयर बाई कर सकते हैं और कोई नहीं बाई कर सकता भाई। अब जैसे कि मान लो कि कंपनी है, कंपनी आप क्या क्या कर रही है? शेयर इशू कर रही है भाई, फर्दर शेयर इशू कर रही है, वो पब्लिक को देना नहीं चाहती, पब्लिक को देना नहीं चाहती तो किसको दे सकती भाई? जो पब्लिक का, कंपनी का मेंबर हो सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, कंपनी का ऑफिसर हो सकता है, या फिर कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो सकती है, सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, एसोसिएट कंपनी हो सकती है। ये इन सबको क्या करेगी? और राइट देगी, राइट टू परचेज आप टू सिंपल कंपनी इफ एनी विच गिव सच डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय द benefit of right to purchase or the prescribe subscribe for the share of the company as a future date predetermined price। ओके, एक वर्ड, इक्वट क्या होते हैं भाई? बिल्कुल सिंपल, अगर आप सीए की तैयारी करेंगे तो इक्वट बन ही जाएंगे। इंक्लूड्स एन इंजीनियर वैल्यूअर, इंजीनियर भाई इक्वट का बंदा होता है इंजीनियर। जैसे कि हमें कोई ब्रिज तैयार करना है भाई, इंजीनियर होगा, तैयार करेगा। इक्वट बंदा होता है कितना क्या लगना है, कितना टाइम लगना है, कितना का भाई कितनी कॉस्ट आएगी ब्रिज को तैयार करने में। फिर उसके बाद वैल्यूअर, वैल्यूअर क्या होता है? मान लो कि हमारी कोई एक कार है, जो कि कार चल चुकी है 5 साल, अब भाई उसकी कितनी कॉस्ट वैल्यू होगी, ये वैल्यूअर डिसाइड करेगा। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, जैसे कि सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट और एनी अदर पर्सन हु हैज टू द पावर टू अथॉरिटी टू इशू अ सर्टिफिकेट इन परसुएंस ऑफ एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरी सिंपल, अगर कोई बिजनेस है तो उसकी बैलेंस शीट होगा, पीएनएल अकाउंट होगा, कैश फ्लो होगा, ये सारे क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। ये इंक्लूसिव डिफिनीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? इंक्लूसिव डिफिनीशन है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स द बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, profit and loss account are in the case of company carrying on any of activity are not for profits, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। देखो पीएनएल अकाउंट बनता है, एक पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम एनपीओ में बनता है। ओके, कैश फ्लो फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कैश फ्लो कहीं कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि आपको हम आगे बताएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अ चेंज इन इक्विटी इफ applicable, an explanatory note annexed to for the forming part of the any document related to subsection 1 of subsection 4, provided that the फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी। अभी हमने बोला था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सारी कंपनियों को बनाने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि वन पर्सन कंपनी हो गई आपकी, वन पर्सन कंपनी, और क्या है? स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी में नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाई ये बात आप अगर पढ़ोगे सीए इंटरमीडिएट, 10 जगह बताया हुआ है, 10 जगह। कैश फ्लो पढ़ोगे तो वहां भी बताया हुआ है, लॉ पढ़ रहे हो अभी यहाँ भी बताया हुआ है, आगे चल के कुछ वो पढ़ोगे, जैसे कि मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या एक चैप्टर है लॉ में, उसमें पढ़ोगे तो वहां भी बताएगा। बस आप एक बार पढ़ना स्टार्ट तो करो, चीजें इतनी शॉर्ट होती जाएंगी। नोट दे रखा है, स्टूडेंट में नोट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आल्सो भी रिफर टू स्टेटमेंट। बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? इन रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मींस द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च। भाई फाइनेंशियल ईयर दो प्रकार का ईयर होता है, समझो। ईयर टू प्रकार का होता है, एक कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। क्या होता है? एक कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर बिजनेस में फॉलो किया जाता है ब्रिटिश
के द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, रिलेटिंग टू द कंपनी, एक कैलेंडर ईयर होता है। बॉडी कॉर्पोरेट मींस द पीरियड एंडिंग ऑन द 31st, आपका फाइनेंशियल ईयर कब होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक क्या होता है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। ओके, वेरी सिंपल। और कैलेंडर ईयर होता है जो कि आप जानते हैं जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। ओके, ये देखो 31 year ended and incorporated are the first day of January to for the year ending 31st day of March with the following year in respect of where a financial statement of the company or body corporate is made up, provided that where a company or a body corporate which a holding company or subsidiary company, associate company or a company incorporated outside India are required to the follow the different financial year consolidated of the actual outside India, central government may on the application made by the company body corporate in such form and manner as may be specified prescribed allow any period of its financial year which whether or not that period is a year. द टर्म कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का मतलब होता है फॉरेन कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी एप्लीकेबल लॉ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी आउटसाइड इंडिया। फ्री रिजर्व क्या होता है, फ्री रिजर्व वो रिजर्व होता है जैसे कि जिसे हम मीन्स सच रिजर्व विच एज पर द लेटेस्ट एडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आर अवेलेबल इन डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। भाई जिसे हम जिसके लिए अवेलेबल होता है, भाई डिविडेंड के लिए अवेलेबल होता है, सिंपल। जैसे कि मान लो अभी हमने दिया था प्राइम कॉमर्स क्लासेज है, प्राइम कॉमर्स क्लासेज है। अब इस पे क्या है कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 51% से ज्यादा शेयर होल्ड कर लेती है, तो ये प्राइम कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। ओके, अब एक ऑप्शन और हो सकता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके भाई इसके शेयर होल्ड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, भाई शेयर 50% ज्यादा, मान लो ये 30% होल्ड किया और ये 25 या 23% होल्ड कर लिया, तो 50% से ज्यादा हो गए दोनों को मिलाकर, तो ये गवर्नमेंट कंपनी बन गई। एक ऑप्शन और हो सकता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट वन आर मोर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि दो या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, आप जानते हो वन आर मोर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपना शेयर होल्ड कर लेती हैं 50% से ज्यादा प्राइम कॉमर्स की क्लासेस की, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी प्राइम कॉमर्स क्लासेस गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। बस वही लिखा है, समझ लो, वेरी सिंपल। हाँ, government company means a company in which not less than 50%, 51% of paid up share capital is held by the central government or by any state government or a government or a partly by the central government or a partly by one or more state government। देखो वही चीज है ना, पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, and includes a company which is a subsidiary company of such a government company. Explanation for the purpose of the class, this class, the paid up share capital shall be constituted as a total voting power where such share difference voting right have been issued. ओके, एग्जाम्पल नंबर दिया, एग्जाम्पल दे रखा है, वेरी सिंपल, घर पे ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो बता देंगे, जो अभी बताया है वही सब कुछ है इसमें। होल्डिंग कंपनी का भी हमने बता चुका है भाई, फिर से बता देते हैं। देखो होल्डिंग कंपनी क्या होती है, जैसे कि हमारा कोई दो कंपनियां है, एक क्या है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड है कंपनी। अब एक प्राइम कॉमर्स लिमिटेड है, प्राइम कॉमर्स लिमिटेड। अब प्राइम कॉमर्स लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर एबीसी लिमिटेड होल्ड कर रखे हैं, कितने, 50% से ज्यादा। एबीसी लिमिटेड प्राइम कॉमर्स लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो एबीसी लिमिटेड क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। ओके, हाँ पढ़ते हैं, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन वन आर मोर कंपनी, वन आर मोर कंपनी, बिल्कुल वन आर मोर कंपनी के बीच रिलेशन की बात करता है। मीन द कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी, बिल्कुल सब्सिडरी कंपनी होता है जिसपे
explanation for the purpose of this class. The explanation company includes any body corporate means a subsidiary company means refer to definition given to the section 2 section 187 of the Companies Act, subsection 2 section 87 subsection 87 of the Companies Act 2013. इशूड कैपिटल वेरी सिंपल. अभी हमने नॉमिनल या ऑथराइज कैपिटल की बात की थी जिसमें 100 करोड़ रुपए था, 100 करोड़ ऑथराइज कैपिटल था. अब ये कंपनी चाहती है कि हमें 50 करोड़ की पैसे की जरूरत है. अब 50 करोड़ का फेस वैल्यू मान लो 10 रुपए रख देते हैं तो 5 करोड़ शेयर क्या करती हैं, इशू कर देती. क्या करती हैं, तो इसे बोलेंगे इशूड कैपिटल. 50 करोड़ रुपए क्या हो जाएगा, इशूड कैपिटल. वेरी सिंपल. ओके, समझ में आ गया होगा. हाँ, बस आज की क्लास यहीं तक. अब मिलेंगे हम आगे की क्लास में. इसकी आगे की भाई जितने भी ये टर्म्स दे रखे हैं उसे हम समझेंगे डिटेल्स में. ओके, थैंक यू सो मच.